नमस्कार। आज अपन चर्चा करने वाले हैं अपने टॉपिक की। जो अपना टॉपिक बचा हुआ है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में अपन ने कई सारी चीज़ें जान ली है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में खूब सारी जानकारी अपन ने जुटाई है, जिसके अंदर अपन ने जानकारी के स्रोतों की चर्चा की है। और जानकारी के स्रोतों के अंदर पुरातात्विक, साहित्यिक, ठीक है, दोनों प्रकार के जानकारियों को अपन ने जान लिया है। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय की चर्चा आज अपन करेंगे। तो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का अपन टॉपिक चल रहा है, ये तो सबको पता ही होगा। गुप्त वंश का अपना टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर अपन ने इससे पहले जो है समुद्रगुप्त की चर्चा कर ली है, श्रीगुप्त की चर्चा कर ली है। ठीक है, तो इन सब विद्वानों की अपन ने, इन सब राजाओं की चर्चा कर रखी है। अब अपन चर्चा करने वाले हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त के सिक्कों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। आज मैं बताऊंगा कि चंद्रगुप्त के समक्ष चुनौतियां क्या क्या थी। जब ये राजा बनता है तो इसके समक्ष कई सारी चुनौतियां थी। सबसे पहली बात तो चंद्रगुप्त का एक भाई था, रामगुप्त। रामगुप्त सबसे पहले इसी को राजा बनाया जाता है, और जब इसको राजा बनाया जाता है तो इसके काल में जगह जगह पर अलग अलग प्रांतों में दंगे देखने को मिलते हैं। सभी राजा अपने आप को स्वतंत्र करने लग जाते हैं। तब जाकर के रामगुप्त को चंद्रगुप्त के द्वारा हटा दिया जाता है गद्दी से। और रामगुप्त की जो बीवी थी ध्रुव देवी, ध्रुव देवी, चंद्रगुप्त द्वारा ध्रुव देवी से विवाह कर लिया जाता है और रामगुप्त को मार दिया जाता है। लेकिन इतिहासकारों में मतभेद है, रामगुप्त को मारा गया था या फिर क्या किया गया था, उसके बारे में विद्वानों का मतभेद है। लेकिन अधिकतर इतिहासकार अभी तक यही मत दे रहे हैं कि रामगुप्त को चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा मार दिया गया और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया था। तो ये सब चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, जब रामगुप्त राजा बना था तो उस समय प्रशासन तितर बितर हो चुका था, खिंड चुका था, एक तरीके से बोले तो टुकड़े हो चुके थे, अपने आप को स्वतंत्र करने को तत्पर थे सभी राजा। तो ठीक है, समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त जो थी तो चुनौतियां क्या आती है, तो आप ये मान के चलो सिंहासन आरोहण के समय चुनौतियां, रामगुप्त ने कई सारी चुनौतियां खड़ी कर दी थी, तो अब वो चुनौतियां निपटने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो सबसे पहली चुनौती तो ये थी राजनीतिक अस्थिरता। ठीक है, राजनीतिक अस्थिरता फैल चुकी थी, तो इस चीज़ से निपटना जरूरी हो जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई को हटा करके खुद जब बैठा तो इसने क्या किया, वापस से इस राजनीतिक जो अस्थिरता मौजूद थी उसको एकत्रित किया, उस राज्य को वापस बांधने की कोशिश की थी। तो इसके द्वारा ये काम किया जाता है। तो पूरे बिखरते साम्राज्य को इसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने फिर से उसका जो पकड़ी थी, जो लगाम पकड़ी थी वो इसने पकड़ी थी और पूरे साम्राज्य को इसने कंट्रोल में किया था। तो यहाँ तक अपनी हो जाती है चर्चा। चंद्रगुप्त ने सिंहासन आरोहण के समय राजनीतिक अस्थिरता फैल जाती है रामगुप्त के वजह से। ठीक, चंद्रगुप्त की द्वितीय की उपलब्धियों की बात करें तो इसकी उपलब्धि की बात कर लेते हैं। उपलब्धि की बात कर लें, उपलब्धि की बात कर लो तो आप ये मान के चलो कि चंद्रगुप्त ने क्या किया, वैवाहिक संबंध, ठीक है, वैवाहिक संबंध इसने बनाए। और वैवाहिक संबंधों में अपने को देखने को मिलता है कि चंद्रगुप्त ने एक लड़की से विवाह किया था, जिसका नाम अपने को देखने को मिलता है कुबेर नागा। कुबेर नागा, ये जो लड़की थी ये कौन थी, नागवंश की थी। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि नागवंश से चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया, वैवाहिक संबंध में कुबेर नागा से विवाह किया। और कुबेर नागा के जो पुत्री हुई उसका नाम हमें देखने को मिलता है प्रभावती। ठीक है, और प्रभावती की यदि चर्चा की जाए तो ये प्रभावती जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या थी, पुत्री थी।
कुबेर नागा चंद्रगुप्त की वाइफ थी। नागवंश से इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किए थे, वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और कुबेर नागा से जो पुत्री हुई उसका नाम था प्रभावती। और प्रभावती की बात की जाए तो प्रभावती का विवाह कहाँ होता है, तो प्रभावती का विवाह जो होता है वो होता है वाकाटक वंश में। वाकाटक वंश में इसका प्रभावती गुप्त का विवाह कर दिया जाता है। ठीक है। और प्रभावती गुप्त का विवाह किसके साथ में किया जाता है, तो प्रभावती गुप्त का जो विवाह किया जाता है वो किया जाता है रुद्रसेन के द्वारा। वाकाटक वंश का में विवाह कर दिया गया और राजा कौन था, रुद्रसेन। तो रुद्रसेन राजा था, रुद्रसेन सेकंड था, जिसके साथ में प्रभावती गुप्त का विवाह होता है। और आगे चल करके रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। और रुद्रसेन की मृत्यु के बाद में रुद्रसेन के जो दो बेटे थे वो छोटे थे उम्र में, इस वजह से प्रभावती गुप्त क्या करती है, उस साम्राज्य को संभालती है और उन दोनों पुत्रों के संरक्षिका के रूप में कार्य करती है। दिवाकर सेन और प्रवर सेन द्वितीय, इसके दो पुत्र होते हैं, दिवाकर सेन और प्रवर सेन द्वितीय, और दोनों की संरक्षिका के रूप में ये बनती है। और इसी का फायदा उठा करके चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता है, इसके पड़ोसी क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लेता है। क्योंकि ये कौन थी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, इस वजह से वो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी तो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने खुद ही अड़ोस पड़ोस के जो भी राज्य थे उनको अपने क्षेत्र में मिला लिया था। ठीक है। जो पश्चिमी क्षत्रप थे ना, पश्चिमी क्षत्रप, उनको जीत लिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी क्षत्रपों को जीत लिया था, उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था। तो अब सोचने वाली बात यह है कि पश्चिमी क्षत्रप कौन थे। ठीक, तो पश्चिमी क्षत्रप कौन थे, इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा जिसके अंदर अपन ने चर्चा कर रखी है। ठीक है। तो पिछले टॉपिक्स यदि आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्षत्रप कौन थे। शक वंश का टॉपिक देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से इसकी उपलब्धि हो जाती है कि इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। नागवंश की जो कुबेर नागा थी उसके साथ में इसने विवाह किया। ठीक, और कुबेर नागा से जो पुत्री हुई प्रभावती, तो प्रभावती का विवाह इसने वाकाटक वंश में कर दिया। वाकाटक वंश के राजा की मृत्यु होने के बाद में दिवाकर सेन और प्रवर सेन द्वितीय दोनों इनके क्या रहते हैं, तो वो दोनों इनके दोहिते हो जाते हैं, दोहित्र। ठीक है, दोहिते हो जाते हैं। तो उनके संरक्षिका के रूप में प्रभावती क्या करती है, अपने साम्राज्य को चलाती है, वाकाटक साम्राज्य को। और इसी का फायदा उठा करके इसने पश्चिमी क्षत्रपों को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों की अपन जानकारी लेते हैं, विजय। ठीक है, ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और विजयों के अंदर मैंने आपको बताया था, सीधी सीधी लाइन खींच लिया करो और ये देख लिया करो कि उसने कौन से क्षेत्र में विजय की। ठीक, तो उसने कौन से क्षेत्र में विजय की, तो इस तरीके से आपको आराम से याद हो जाएगा। बढ़िया कॉन्सेप्ट है, समझने लायक। तो उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो गणराज्यों का विनाश। इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने गणराज्यों का विनाश किया। ठीक, दूसरी बात, इसने अवंती के क्षत्रपों का अंत किया। अवंती के क्षत्रपों का अंत किया। ठीक, इसके अलावा इसने बंगाल पर विजय प्राप्त की, बंगाल पर विजय प्राप्त की। ठीक है, तो इस तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की जाती है। और इसके अलावा अगर अपन चर्चा करें तो पश्चिम दिशा की अगर बात करें तो इसने पश्चिमी भारत पर भी विजय प्राप्त की। तो चौथी विजय अपनी हो जाती है पश्चिमी भारत की, पश्चिमी भारत की विजय। ठीक, पश्चिमी भारत की विजय हो जाती है। और एक पांचवी विजय हो जाती है दक्षिणापथ की विजय, दक्षिण की विजय। ठीक है, ये जो गणराज्यों का जो विनाश किया था, ये जो क्षेत्र था वो कहाँ पर था, तो ये क्षेत्र जो था वो मध्य में था, जो आज अपन वर्तमान में एमपी
कुछ हिस्सा राजस्थान और कुछ हिस्सा माने तो अपन यूपी का मान सकते हैं। तो उस क्षेत्र में गणराज्य हुआ करते थे, छोटे छोटे गणराज्य थे, उनका विनाश किया जाता है। तो ये क्षेत्र कहाँ था, कुषाण कहाँ रह रहे थे, भारत की इस प्रकार से स्थिति थी, तो कुषाण इस क्षेत्र में थे, ठीक है। और अवंती वाला क्षेत्र कौन सा हो जाता है, इस क्षेत्र में हो जाता है। तो इस क्षेत्र में जो थे ना, जिन्हें अपन किस नाम से जानते हैं, तो उनको अपन गणराज्यों के नाम से जानते हैं। तो ये अपनी कंडीशन हो जाती है। कुषाणों के और अवंती के क्षत्रों के बीच में कई सारे छोटे छोटे गणराज्य थे। उत्तर में कुषाण थे, ठीक, उत्तर में कुषाण, इधर देखें अवंती, ठीक है। और कुषाण और अवंतियों के बीच के अंदर जो क्षेत्र था उसमें कई छोटे छोटे गणराज्य थे, जिनको क्या किया जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा विजित किया जाता है। और इसी की विजय के अंदर चंद्रगुप्त ने 2 उपाधियां धारण की थी इन क्षेत्रों से। इन गणराज्यों को जब चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा विजित किया जाता है तो इसने 2 उपाधियां धारण की थी। एक उपाधि है गणारी और एक है शकारी। ये 2 उपाधियां इसने धारण की है। वो गणराज्य थे इसलिए इसको गणारी की उपाधि धारण कर ली, और वो शक वंश से संबंधित थे इसलिए इसने शकारी की उपाधि धारण की थी। तो ये चीज़ हमें जानकारी मिलती है, और उदयगिरी अभिलेख से हमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इन सब चीज़ों की गणारी और शकारी जो उपाधियां हैं वो आप लिख सकते हैं। ये तो हो गई उपाधियां, ठीक है। और इस क्षेत्र की जो जानकारी हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, उदयगिरी के अभिलेख से, उदयगिरी लेख से, ठीक है। तो इससे हमें जानकारी मिलती है गणराज्यों के विनाश की। ये हो जाता है अपना गणराज्यों का विनाश, जिसके बारे में मैंने बताया कुषाण और अवंती के मध्य कुछ क्षेत्र हुआ करते थे, तो उनकी अपन ने चर्चा की। दूसरी चीज़ अपन बात कर लेते हैं, गणराज्यों की विजय के बाद में आता है अपने को अवंती के क्षत्रपों का अंत। अवंती के क्षत्रपों का अंत, ठीक है, अवंती के क्षत्रपों का अंत। दूसरा अभियान चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा अवंती के क्षत्रपों पर चलाया जाता है, और अवंती के क्षत्रपों को उस समय तत्कालीन जो अवंती का जो राजा था वो कौन था, उस समय राजा कौन था, तो राजा था रुद्र सिंह द्वितीय। तो ये व्यक्ति जो था रुद्र सिंह तृतीय था ये, ठीक है, रुद्र सिंह तृतीय, ठीक है। रुद्र सिंह तृतीय राजा था उस समय अवंती का। इसको हराता है, और हरा करके चंद्रगुप्त ने क्या किया, यहाँ पर चांदी के सिक्के चलाए थे। यहाँ पर कौन से सिक्के चलाए जाते हैं, इस क्षेत्र को विजित किया और चांदी के सिक्के चलाए, ठीक है, चांदी के सिक्के चलाए। आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, अवंती की विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के, वहाँ पर जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में सिक्के चलाए जाते हैं चांदी के। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, गूगल कर लेना अवंती कहाँ पर है, आपको पता चल जाएगा फिक्स क्षेत्र की, ठीक है। जिससे क्या है कि आपके दिमाग में इमेज बनना आसान हो जाएगा, ठीक है। अवंती क्षेत्र कहाँ है। फिर अपन बात कर लेते हैं बंगाल की, बंगाल की विजय, ठीक है, बंगाल की विजय। इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, मेहरौली के लौह स्तंभ से हमें जानकारी मिलती है। कुछ राजाओं का नाम हमें देखने को मिलता है बंगाल की विजय के समय। तो बंगाल की विजय में कुछ राजा हमें देखने को मिलता है, दवाक, कामरूप और प्रत्यंत। दवाक, कामरूप और प्रत्यंत, ये बंगाल साइड में कुछ क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। तो इन पर विजय की जाती है। एक तो ये हो गए, इन राजाओं का हमें उल्लेख देखने को मिल रहा है। दूसरा हमें एक वंग प्रदेश पर विजित क्षेत्र की बात करते हैं, वंग प्रदेश, चंद्र द्वारा विजय, ठीक है। ये वंग प्रदेश जो है वो कौन सा क्षेत्र था, गंगा की जो 2 वितरिकाएं थी, इस पर भी मैंने आपको वीडियो बना रखा है। तो भागीरथी और पद्मा नाम से 2 आब क्षेत्र बनता है बंगाल बांग्लादेश क्षेत्र में, ठीक है।
है ना। वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में आप देखोगे तो दो वितरिकाएं जाती है, एक भागीरथी के नाम से और दूसरी पद्मा के नाम से। तो उस क्षेत्र के उस दोआब क्षेत्र को क्या कहा जाता था, वंग प्रदेश कहा जाता था। तो आप ये मान के चलिए भागीरथी, भागीरथी, पद्मा, दोआब, इस क्षेत्र को वंग प्रदेश कहा जाता था। और बंगाल की विजय के तहत बताया जाता है कि इसने वंग प्रदेश पर विजय प्राप्त की थी। और उसका नाम जो मिलता है वो हमें चंद्र लिखा हुआ मिलता है, ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय, और ना ही हमें चंद्रगुप्त लिखा हुआ मिलता है, हमें केवल चंद्र नाम लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, मेहरौली के लोहा लेख में। इसके अलावा दवाक, कामरूप और प्रत्यंत ये राजाओं के नाम हैं, तो इनको भी विजिट किया था। इसी के साथ में अपन यह भी कह सकते हैं कि इस क्षेत्र के विजय के बाद में चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वह आसाम तक फैल जाता है, आसाम तक विस्तार किया। तो बंगाल की विजय के तहत ही चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा आसाम तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाता है। दवाक, कामरूप और प्रत्यंत दो इन राजाओं का नाम देखने को मिलता है और बताया जाता है कि वंग प्रदेश पर विजित किया था चंद्रगुप्त द्वितीय। और वंग प्रदेश का मतलब पद्मा और भागीरथी का दोआब क्षेत्र था। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, मेहरौली लेख से, मेहरौली। ठीक है, मेहरौली से हमें प्राप्त होती है। मेहरौली जो लोहा स्तंभ है चंद्रगुप्त कालीन, उससे हमें जानकारी उपलब्ध होती है। ठीक, अब अपन अगली चर्चा करते हैं। अपन ने अवंती की विजय की बात कर ली, गणराज्यों की विजय की बात कर ली और बंगाल की विजय की बात कर ली। ठीक है, तो अब अपन कौन से क्षेत्र की चर्चा करेंगे, तो अब अपन चर्चा करने वाले हैं कौन से क्षेत्र की, अब अपन चर्चा करेंगे पश्चिमोत्तर भारत की। पश्चिम में पश्चिम की विजय, पश्चिम की विजय। ठीक है, पश्चिम की विजय। और पश्चिम की विजय के अंदर मैंने आपको बता रखा है कि उस क्षेत्र के अंदर तो कुषाण भी आए थे और शक भी आए थे। ठीक है, पहले शकों ने राज किया था, उसके बाद कुषाणों ने वहाँ पर राज किया था। तो जब चंद्रगुप्त द्वितीय पश्चिम की तरफ विजय करने के लिए जाता है तो उस समय वहाँ पर कौन से जो राज्य थे, तो इस समय यहाँ पर कुषाण निवास करते थे। तो यहाँ पर किससे संघर्ष होता है, कुषाणों से। कुषाणों से संघर्ष हुआ और कुषाणों से संघर्ष के अंदर चंद्रगुप्त द्वारा इस पश्चिम की विजय को भी कर लिया जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने विस्तार को कहाँ तक फैला लिया, पश्चिम में हिंदू कुश तक फैला लिया, हिंदू कुश तक विस्तार। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम की विजय के तहत कुषाणों के साथ में युद्ध किया, कुषाणों को हराया और हरा करके हिंदू कुश तक अपना विस्तार कर लेता है। इस चीज़ की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो इस चीज़ की जानकारी भी हमें मेहरौली लेख से प्राप्त होती है। ठीक है, मेहरौली के लोहा स्तंभ से हमें प्राप्त होती है। और बताया जाता है कि सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ जो थी उनके क्षेत्र को जीता जाता है, ऐसा हमें मेहरौली लेख में लिखा हुआ मिलता है। सिंधु व उसकी 7 सहायक नदियाँ जो थी उन सब को मिला करके जो क्षेत्र होता था उस क्षेत्र को पश्चिम का क्षेत्र कहा जाता था, जहाँ पर कुषाण राज कर रहे थे। तो इस क्षेत्र को भी विजिट किया जाता है। ठीक है, ठीक है। और दक्षिण की विजय, एक लास्ट विजय अपनी रह जाती है दक्षिण की विजय। तो दक्षिण के जो दक्षिण रामगुप्त के समय के अंदर दक्षिण के राजा अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त ने विद्रोह को दबा दिया। विद्रोहों को दबा दिया गया। तो रामगुप्त के समय वहाँ पर राजा अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठता है और गद्दी पर बैठ करके दक्षिण के राजाओं को फिर से विजित करता है। तो इस तरीके से हमारे विजय हो जाती है, जिसके अंदर मैंने आपको
सब चीज़ों को आसान से समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से उसने बंगाल पर विजय प्राप्त की, किस तरीके से उसने पश्चिम की विजय प्राप्त की, किस तरीके से उसने गणराज्य की विजय प्राप्त की और किस तरीके से उसने अवंती के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। तो इसने जो भी विजय प्राप्त की पश्चिम की और दक्षिण के विद्रोहों को दबाया था। तो ये सब चीज़ें अपन ने देखी। तो विजयों को अपन ने 5 पॉइंटों में देखा। तो विजय को आप आराम से लिख सकते हैं। विजय कहाँ कहाँ पर की? दक्षिण में की बंगाल की विजय, जिसे अपन पूर्व दिशा की विजय भी कह सकते हैं, पूर्व की विजय भी अपन इसे कह सकते हैं। दक्षिण की विजय, बंगाल की विजय, पश्चिम की विजय, पश्चिम क्षेत्र में भी इसने विजय की। ठीक है। मध्य का क्षेत्र जो था, मध्य क्षेत्र, तो मध्य क्षेत्र के अंदर गणराज्य आ जाते हैं। ठीक है। अवंती आ जाता है, अवंती आ जाता है। तो इन क्षेत्रों पर विजय की। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य को फिर से बनाए रखा। जो टुकड़ों में बिखरने वाला था, तो उसको चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा वापस बांध लिया जाता है। तो इस तरीके से इसने विजय की है। ये थी चंद्रगुप्त की विजय के बारे में। विक्रमादित्य की उपाधि के बारे में आपको बता देता हूँ कि चंद्रगुप्त की जो उपाधियाँ हैं वो कई सारी उपाधियाँ थी। इसके अंदर एक उपाधि अपने को ये भी देखने को मिलती है, वो विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ये जो उपाधि है चंद्रगुप्त ने शकों को पराजित करने पर प्राप्त की थी। शक उस समय काफ़ी शक्तिशाली रहे होंगे, इसलिए शकों को जो भी पराजित करता था वो अपने आप को महान राजा समझा जाता था। और इसी के तहत चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसके अलावा अन्य कई उपाधियाँ भी हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है। अन्य और भी उपाधियाँ हमें देखने को मिल जाती है। विक्रमादित्य की उपाधि शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में हासिल की थी। इसके अलावा शकारी, गणारी, देवराज, ठीक है, ये उपाधियां भी देखने को मिलती है। देवगुप्त, देवगुप्त, ठीक है, सिंह विक्रम, सिंह विक्रम, ये कई सारी उपाधियां हमें देखने को मिलती है। ठीक है। एक उपाधि और आ जाती है सिंह चंद्र, सिंह चंद्र। ठीक है। तो इन उपाधियों को आप रट लेना, कहीं पर भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, इनको तो रटना ही पड़ेगा। घोल के पी जाना इन सभी उपाधियों को आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं। उसका साम्राज्य मैंने आपको बता ही दिया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कहाँ तक था, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अपन और क्या चर्चा कर सकते हैं? इसके अलावा अपन एक चर्चा और कर सकते हैं कि उसके कर्मचारियों में कई सारी पदवियां चलती थी। चंद्रगुप्त के समय पदवियां चलती थी। पदवियां, पदवियां कौन कौन सी चलती थी, उन पदवियों को आप एक बार देख लेना। एक तो उपाधि जो हमें देखने को मिलती है वो कौन सी देखने को मिलती है? हमें पदवियों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? जो मिट्टी की मुहरें प्राप्त हुई है ना, मिट्टी की मुहरों से। और मिट्टी की मुहरें अपने को कहाँ से प्राप्त हो रही है? वशाड़ से। वशाड़ कहाँ पर है? ये बंगाल वाले क्षेत्र में आ जाता है, बंगाल वाले हिस्से में आ जाता है वशाड़। ठीक है। तो उस क्षेत्र से हमें जो मुहरें प्राप्त हुई है, मिट्टी की मुहरें प्राप्त हुई है, और उन्हीं मुहरों से हमें पदवियों की जानकारी भी मिलती है। और पदवियों में अगर बात की जाए तो एक उपाधि मिलती है कुमारा मात्य। ठीक है। कुमारा मात्याधिकरण। ठीक है। एक पदवी ये हो जाती है, एक पदवी बलाधिकार। ठीक। एक हो जाती है बलाधिकार, एक हो जाती है रणभंडाधिकरण। ठीक है। रणभंडाधिकरण, यह भी एक उपाधि हो जाती है। इसके अलावा एक हो जाती है दंड पाशाधिकरण। दंड पाशाधिकरण। ठीक है। ये एक उपाधि हो जाती है। इसके अलावा महादंडनायक, महादंडनायक। ठीक है, ये उपाधि हो जाती है। इसके अलावा विनयसुर, विनयसुर
विनयसुर। ठीक, एक उपाधि और हमें देखने को मिलती है तलवार। तो ये इतनी सारी उपाधियां हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कुमारा मात्याधिकरण, बलाधिकार, रणबंडाधिकरण, दंड पाशाधिकरण, महादंड नायक, विनयसुर और तलवार, ये सब उपाधियां हमें कहाँ देखने को मिलती है? इन मुहरों से प्राप्त होती है। इन मुहरों पर ये सब शब्द लिखे हुए मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसका साम्राज्य भी काफ़ी समृद्ध रहा है, उसका प्रशासन जो था वो काफ़ी बड़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि अपन चर्चा करें तो फाहयान की चर्चा कर सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के टॉपिक के अंदर अपन ये जान सकते हैं कि इसके काल में, इसका जो काल है आप एक बार नोट कीजिएगा, 375 से 414। फाहयान नाम का एक विद्वान आ रहा है भारत में घूमने के लिए। फाहयान, फाहयान, इसका जो काल है 399 से लगा करके कहाँ तक हो जाता है? 411 ईस्वी तक हो जाता है। तो मतलब इस टाइम फ्रेम के अंदर ही ये टाइम फ्रेम आ जा रहा है। तो फाहयान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के अंदर आया था। ठीक है, और फाहयान एक कौन था? ये बौद्ध अनुयायी था, अनुयायी था। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त करने वो आया था। बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने के लिए आया था। बौद्ध ग्रंथों का संकलन, बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने के उद्देश्य से ये भारत में आता है। तो ये आता है और ये कहाँ से आया था? चीन से आया था। ठीक है, चीनी यात्री के नाम से इसे जानते हैं। फाहयान, वेनसोंग, कई सारे आते हैं। तो आज अपन फाहयान के बारे में जान रहे हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आता है। ये बौद्ध अनुयायी था, बौद्ध सन्यासी भी इसे कह सकते हैं, सन्यासी कह दो, या फिर बौद्ध भिक्षु भी इसे कह दो, या फिर भिक्षु कह दो। ठीक है, इसने कई सारी जानकारी हमें उपलब्ध करवाई है, जिसके बारे में अपने को अभी अपन इस टॉपिक को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि फाहयान हमें पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जिस वजह से हमारे पास में जो टाइम है अपना 30 मिनट वो होने वाला है। अगली चर्चा अपन फाहयान पर करने वाले हैं और फाहयान के बारे में A to Z जानकारी लेंगे। फाहयान ने अपनी यात्रा वृत्तांत में क्या क्या कहा है। फाहयान का जो यात्रा वृत्तांत है उसे फो क्यो की इस नाम से जाना जाता है, फोक्योकी के नाम से जाना जाता है। तो इसकी चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे।